जादुई नेल पॉलिश। पूनम बड़े ध्यान से अपनी चचेरी बहन आशा को देख रही थी। आशा एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसकी चाची भी सज धज कर आ गई। अरे पूनम, तू आशा का मुंह क्यों देख रही है? जा अपना काम धाम कर। चाची, सब काम हो गया है। चल एक बार फिर से झाड़ू लगा दे। फर्श पर बहुत धूल इकट्ठा हो चुकी है। हाँ, हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं। तू अपना और चाचा का खाना बना लेना, हम लोग खा कर आएंगे। ठीक है चाची। चाची, मैं अपने नाखून में नेल पॉलिश लगा लूं? चुप, बड़ी आई नेल पॉलिश लगाने वाली। ब्रांडेड नेल पॉलिश है, तेरे गंदे नाखूनों के लिए नहीं बनी है। चल आशा, देरी हो रही है। देख पूनम, हमारे जाने के बाद किसी भी श्रृंगार के सामान को हाथ मत लगाना, वरना इस बार और ज्यादा पिटाई हो जाएगी। समझ गई ना? ठीक है दीदी, आपकी किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। चाची और दीदी के जाने के बाद पूनम अपने माँ बाप की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रुआंसी हो गई। मम्मी पापा, आप लोगों के जाने के साथ साथ मेरी तकदीर भी मुझसे रूठ कर चली गई। मुझे याद है, आप लोगों के साथ हर तरह की पहनने, खाने पीने की पूरी आजादी थी। अब तो कोई मनचाही चीज को पाना तो दूर, छूना भी मुश्किल हो गया है। कुछ देर में पूनम के चाचा घर पर आ गए। चाचा जी, यह लीजिए, पानी पीजिए। अरे, मैं आया नहीं कि तू पानी लेकर हाजिर हो जाती है। जलेबी लाया हूँ, खा लेना। तुम्हारी चाची और आशा कहाँ गई हैं? एक पार्टी में गई हैं चाचा जी। कह रही थी आने में देर होगी, खाना खाकर आएंगी। उन्हें आराम से आने दो। लाओ, हम दोनों जलेबी का मजा लेते हैं। चाचा की बातों और जलेबी ने पूनम का दुख भुला दिया। वह खुश हो गई। रात हो गई थी। कुछ देर में पूनम की चाची और आशा घर पर आ गई। क्यों री पूनम, अपने चाचा को खाना नहीं खिलाया? हम दोनों खा पी कर फिट हैं। आप लोगों का पेट भरा है ना? बड़ा कंडम खाना था, न तीखा था न जरा भी जायकेदार। पूरा मजा किरकिरा हो गया। बीच में मैं गिर भी गई। अरे, ये हाई हील की सैंडल में यही खतरा रहता है। कभी कभी पहनती हो और पैर डगमगा जाता है। चाचा, मुझे भी एक हाई हील की सैंडल चाहिए, एक नेल पॉलिश भी चाहिए। यह मुंह और मसूर की दाल, इनका बाप बड़ा खजाना छोड़ कर गया था ना। हाई हील की सैंडल पहनकर नेल पॉलिश लगाएंगी। आज के बाद कोई फरमाइश की बात मत करना। 2 वक्त का खाना मिलता है, बहुत बड़ी बात है। क्यों ऐसी बातें कर रही हो? उसकी ज्यादा तरफदारी मत करो। अपनी माँ की तरह ही बड़ी नाटकी है। 2 दिन के बाद दोपहर सभी लोग खाना खाने बैठे। पूनम, रात की 3 रोटी बची है, तू खा ले। ठीक है चाची। उसमें से एक मुझे दे दो और एक तुम भी खा लो। मैं आपको बासी रोटी क्यों खिलाऊं? मैं भी नहीं खाती। पूनम भी हम दोनों की तरह इंसान ही है, उसे क्यों खिला रही हो? वह रोज खाती है और खाकर पचाती है, हम नहीं पचा पाएंगे। आशा को तो उल्टी हो जाती है। आज से पूनम को सिर्फ ताजा खाना ही दिया जाएगा। पूनम, हम लोग खाना खाकर पड़ोस में एक प्रोग्राम में मिश्रा भाई साहब के यहाँ जाने वाले हैं। तुम बर्तन मांज लेना, सफाई कर लेना। कुछ देर के बाद में चाचा चाची और आशा पड़ोस में चले गए। पूनम बहुत दुखी मन से बैठी थी। इसी बीच दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई पड़ी। पूनम दौड़कर पहुंची और दरवाजा खोल लिया। सामने अपनी प्यारी मौसी निर्मला को देखकर उसका चेहरा खिल उठा। वह अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयास कर रही थी। नमस्ते मौसी, आइए। जीती रहो बेटी, तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं। रो रही थी ना? कुछ खास नहीं, मम्मी पापा की याद आ गई। बिटिया, तू चिंता मत कर, मैं अभी जिंदा हूँ। देख तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, बालों की क्लिप्स, खाने के लिए चॉकलेट और मिठाई भी। ओह माय गॉड, मासी आप तो पूरी दुकान ही उठा लाई हैं। सारी चीजें बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो मच। मासी बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी प्यारी बिटिया, मैं तो इससे पहले भी कई बार तेरे चाचा से कह चुकी हूँ कि मेरी बिटिया को मेरे साथ रहने दो। वे माने ही नहीं। तो चिंता मत कर, मैं तुझे अपने साथ रखूंगी।
लगता है सभी लोग बाहर गए हैं। चाचा और चाची यहीं पास में मिश्रा अंकल के यहाँ गए हैं। मासी, यह सारी चीजें मेरे लिए हैं, मैं इन्हें छू सकती हूँ? हाँ बेटा, यह सब तुम्हारे लिए है। ऐसे क्यों कह रही हो? खुशी के मारे यह बात मुंह से निकल गई। बिटिया, मैं समझ रही हूँ, तुम्हें यहाँ तकलीफ है। मासी चाय पीने लगी और पूनम नेल पॉलिश खोलकर अपने नाखून में लगाने लगी। मासी, देखो मेरे नाखून कितने सुंदर दिख रहे हैं। बहुत अच्छी और बहुत चमकीली नेल पॉलिश है। अरे बिटिया, जब मैंने पहली बार सवेरे इस नेल पॉलिश को लगाया तब तुम्हारे मौसा जी मुझ पर इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे 25 साल पहले वाला जमाना याद करा दिया। यह ले लो, वह ले लो, क्या चाहिए सब कुछ, बोलो वगैरह वगैरह। उन्होंने कई चीजें बिना मेरी फरमाइश के भी लाकर मेरे सामने पेश कर दी। उसी दिन शाम के 4:30 बजे हम एक पुराना प्रॉपर्टी का कई सालों से चल रहा मुकदमा भी जीत गए। उस प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ रुपए है। बिटिया, इस नेल पॉलिश में जादू है। मासी, आपको बहुत बहुत बधाई, यह तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ बिटिया, मैंने फैसला किया है कि 50 लाख तुम्हारे नाम फिक्स डिपॉजिट में जमा करूंगी। तुम्हारे मौसा ड्यूटी पर से छूटने के बाद आज यहीं आने वाले हैं। यह लो 10,000 रुपए, अपने पास संभाल कर रखना। शाम को मौसा जी भी आ गए और कुछ देर में चाचा चाची और आशा भी आ गए। मौसा ने सबके सामने पूनम के लिए 2 बहुत अच्छी बातें कही। हम लोग पूनम के नाम 1 लाख रुपए किस्त डिपॉजिट कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरे एक मित्र जिनका लड़का अभी अभी IAS के एग्जाम में पास हुआ है, उसके लिए लोगों ने पूनम का हाथ मांगा है। वो लड़का भी हमारी पूनम की तरह बहुत सुंदर और संस्कारी है। भाई साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जो दूसरों का भला चाहते हैं, भगवान उनका भला करते हैं। भाई साहब, हमारे पूनम की शादी का पूरा खर्चा हम उठाएंगे। शादी होगी और बड़ी धूमधाम से होगी। हम आज से अपनी पूनम बिटिया को अपने घर ले जाना चाहते हैं। आपको कोई एतराज तो नहीं है? अरे, हमें कोई एतराज नहीं है भाई साहब। हमारी राजकुमारी को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। हमें इसकी बहुत याद आएगी। मौसी यह बात सुनकर जल भुन गई। पूनम सज धज कर अपने मौसा मौसी के साथ कार में बैठकर उनके घर चली गई। नेल पॉलिश के चमत्कार से किस्मत उसके ऊपर फिर से मेहरबान हो गई। राशि और उसके पति रमेश साथ कारखाने में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। दोनों साथ बहुत खुश थे। उनकी जीवन अच्छे से चल रही थी। जो भी कमाई होती उससे ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। आज जल्दी कारखाना जाना है, आज वहाँ बहुत काम है। अरे हाँ, मैं तो तैयार हो गया हूँ, तुम जल्दी चलो। हाँ, अभी आई। राशि और रमेश साथ में कारखाना जाते हैं। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन लेट से पहुँचने से दोनों जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। जल्दबाजी में रमेश का हाथ एक बड़े मशीन में आ जाता है और रमेश का हाथ बेकार हो जाते हैं। अब घर कैसे चलेगा? आपको छोड़कर मैं काम करने नहीं जा सकती, और अगर काम नहीं करूंगी तो पैसे नहीं आएंगे। हे भगवान, कुछ मदद करो। आज अगर मेरे हाथ सलामत होते तो तुम्हें इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकलेगा। राशि रमेश को तसल्ली देने के लिए ये बात बोल तो दी, लेकिन उससे भी समझ नहीं आ रहा था कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। तब भी राशि के घर पड़ोसी पायल वहाँ आ जाती है। हाय दया, राशि, तेरे पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तू अब अकेले कैसे कर पाएगी इतना कुछ? सुन, मेरे पति सोनार की दुकान में काम करता है। अगर तुझे अपने जेवर बेचने होंगे तो मुझे बता देना। अगर ये दिन मेरे जीवन में आया है तो कोई ना कोई रास्ता भी जरूर निकल जाएगा। आपने इतनी चिंता की, उसका शुक्रिया। आजकल तो अच्छाई का जमाना ही नहीं है। पति का हाथ चला गया, तेरी अकड़ अभी भी बाकी ही है।
और दुखी मन से गांव की एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ उसे एक बाबा मिलते हैं। क्या बात है बेटी, तुम बहुत चिंता में लग रही हो। राशि अपने साथ घटी हुई सारी घटना बाबा को बताती है। देखो बेटी, मैं तुम्हारा दुख खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे दुख को कमाने के लिए मेरे पास कुछ है। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर बाबा जी। बाबा अपने झोली से कुछ मेहंदी के पत्ते निकाल कर देते हैं। ये तो मेहंदी के पत्ते हैं। हाँ, ये कोई आम मेहंदी के पत्ते नहीं है, ये जादुई मेहंदी के पत्ते हैं। इन्हें पिसकर यदि किसी के हाथ पर लगाओगे तो खुद ब खुद ही डिजाइन वाली मेहंदी बन जाएगी। और यह जादुई है, इसीलिए ये कभी खत्म नहीं होगी। तुम इसे कैसे इस्तेमाल करती हो, ये तुम पर निर्भर करता है। धन्यवाद बाबा, मैं इस मेहंदी के पत्ते का अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। बाबा वहाँ से चले जाते हैं। राशि वो मेहंदी के पत्ते को लेकर घर आ जाती है और घर के आगे एक बोर्ड लगा देती है। यहाँ मेहंदी लगाया जाता है। कुछ समय में उसके पास कस्टमर भी आने लगे। देखते ही देखते राशि का दुकान में भीड़ लग गई। कुछ ही दिनों में आसपास के गांव वाले राशि से ही मेहंदी लगवाने आने लगे। ये भिखारी राशि के पास कितना पैसा कैसे आ गया? जरूर इसमें इसकी कोई चल होगी। आज रात जाकर पता करती हूँ। पायल राशि के घर में छुपकर देखने लगती है। वो देखती है कि राशि वो मेहंदी के पत्ते को बार बार पीसकर इस्तेमाल कर रही है और वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। उसके मन में लालच हो जाता है। वो मौका पाते ही वहाँ से वो मेहंदी के पत्ते लेकर भाग जाती है। अरे वाह, मैं भी राशि की तरह ही अमीर बन जाऊंगी। पायल भी राशि की तरह ही दुकान खोल लेती है और कुछ गांव की औरतें उसके पास मेहंदी लगाने के लिए आ भी जाते हैं। वो सब मेहंदी लगाने लगती है। धीरे धीरे करके सभी औरतों के हाथों में अचानक से जलन होने लगती है और सभी औरतें जोरों से चिल्लाने लगती है। ये कैसे हो रहा है? राशि भी यही पत्ते तो इस्तेमाल कर रही थी। तभी औरतें साथ मिलकर पायल के दुकान को तोड़ने लगती है। इसके डर से पायल वहाँ से भागकर राशि के पास जाती है। राशि, अरे ओ राशि, कहाँ हो तुम? क्या हुआ पायल, इसे हाथ क्यों रही हो? ये मेहंदी तुम्हारे घर से चुरा कर ले गई थी और सोचा था मैं भी तुम्हारी तरह अमीर बन जाऊंगी। लेकिन मैंने जिनके हाथ में ये मेहंदी लगाया उनके हाथ जल गए। वो इसीलिए कि तुमने ये मेहंदी चुरा ली थी। मुझे माफ कर दो, अभी के लिए मुझे उन सभी से बचा लो। राशि पायल को माफ कर देती है। उन जादुई पत्तों से लेप बनाकर गांव की औरतों को लगा देती है, जिससे उनके हाथों पर होने वाली जलन खत्म हो जाती है। उसके बाद से राशि अपना काम दोबारा से शुरू कर देती है और खूब तरक्की करती है। मंगलू की प्यास। बात बहुत पुरानी है। मंगलू नाम का एक राहगीर जंगली रास्ता से गुजर रहा था। चलते चलते थक गया था। प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। उसे दूर दूर तक कहीं भी पानी ना दिखाई दे रहा था। मंगलू एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे कलकल की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज को सुनता हुआ उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी को देखकर वो बहुत खुश हो गया और पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। अचानक मंगलू के मन में एक विचार आया, क्यों ना पत्तों का एक दोना बना लूं? उसमें भरकर पानी पीना आसान रहेगा। यही सोचता हुआ वो आगे बढ़ा। वो पेड़ से पत्ता तोड़ने ही वाला था कि उसकी नजर दूर पड़ी एक मिट्टी के कटोरे पर पड़ी। वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने सोचा, काश लोहे का कटोरा होता तो
कितना अच्छा होता। अब वो लोहे की कटोरे के तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे लोहे का कटोरा भी दिख गया। अब मंगलू की आंखों में चमक आ गई थी। तब मंगलू के मन में ख्याल आया, अरे ये जंगल तो बहुत अच्छा है, यहाँ जो कुछ भी चाहो वही मिल जाता है। चलो थोड़ी दूर और चला जाए, शायद पीतल का कटोरा भी मिल जाए। पीतल कटोरा भोजन पकाने के काम में भी आ जाएगा। हाँ चलो चलता हूँ। यह सोचता हुआ वो और आगे बढ़ा। आगे चलने पर उसे पीतल का कटोरा भी मिल गया। अब उसके मन में और भी उम्मीद जागी। थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ, शायद चांदी का कटोरा भी मिल जाए। वो काफी चल चुका था। उसके पैरों में छाले भी पड़ गए थे। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। फिर भी मन बार बार यही कहता कि उसे चांदी का कटोरा जरूर मिलेगी। उसने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई और आगे चलने लगा। वो थोड़ी ही दूर चलता कि उसे आगे एक चांदी का चमकती हुई कटोरा दिखा। वो बोला, वाह, आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। उसने लपक कर उस चांदी के कटोरे को उठा ली। वो वापस नदी की ओर जाने ही वाला था कि उसके मन में और लालच आ गया। उसने सोचा, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। शायद थोड़ा ढूंढने पर मुझे सोने का कटोरा भी मिल जाए। प्यास के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसने पेड़ के नीचे पड़ी हुई एक डंडा उठाया और उसी का सहारा लेते हुए आगे बढ़ा। काफी दूर चलने पर उसे सोने का कटोरा भी मिल गया। खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। मंगलू ने झुककर सोने का कटोरा उठा लिया। उसकी तलाश खत्म हो गई थी। अब वो वापस नदी की ओर चलने लगा, परंतु नदी तो बहुत पीछे छूट गई थी। चलते चलते उसकी कदम लड़खड़ाने लगे। हाथ से डंडी भी छूट गई। वो गिर गया, पर सोने का कटोरा अब भी उसके हाथ में ही था। प्यास के कारण उसकी दम निकला जा रहा था। वो नदी की बिल्कुल समीप आ गया था। उसने हिम्मत जुटाई, खड़े होने की कोशिश की, लेकिन खड़ा नहीं हो पाया और गिरकर बेहोश हो गया। कल कल बहती नदी हंसी और बोली, अभाग्य मनुष्य, तू बेकार ही भटकता रहा। पानी पीने के लिए तो तेरे दोनों हाथ ही काफी थे।